हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑप्टिक्स में जो है पिछली क्लास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था, उसी की एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। अब पहली एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस क्या होता है, इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, हमने जो है यहाँ पानी के अंदर एक पॉइंट सोर्स रखा है लाइट का, जिसमें से लाइट एमिट होगी। अब ये लाइट का पॉइंट सोर्स है, तो इससे लाइट हर डायरेक्शन में एमिट होगी, इधर भी जाएगी, इस तरफ भी जाएगी, हर तरफ लाइट इस तरह से जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट सोर्स में से लाइट निकलेगी। अब यहाँ इस पॉइंट सोर्स में से जो लाइट निकल रही है, ये वाली लाइट तो यहाँ नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, तो विदाउट एनी डिविएशन हवा में एंटर कर जाएगी, हवा में एंटर होगी। अब यहां से एक दूसरी लाइट कंसीडर करूं जो इस तरह से इंसिडेंट होगी। अब ये लाइट जो इस तरह से इंसिडेंट हुई है यहां पर, अगर ये लाइट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पड़ी है, तो बताओ इस पॉइंट पर लाइट का टीआईआर होना पॉसिबल है या नहीं। इस सरफेस के नीचे पानी है, और पानी डेंसर मीडियम है, और इसके ऊपर एयर है, वो रेयर मीडियम है। तो अब यहां पर इस लाइट का टीआईआर होना पॉसिबल है या नहीं। टीआईआर होने की कंडीशन है ना, इंसिडेंट रे शुड बी इन डेंसर मीडियम। तो ये जो इंसिडेंट रे है ये डेंसर मीडियम में, तो इसका टीआईआर हो सकता है। अब ये हम कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला एंगल आई जो है लेस देन सी है। अगर आई लेस देन सी होगा तो लाइट का टीआईआर नहीं होगा, तो यहाँ लाइट का टीआईआर नहीं होगा, और रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल से अवे शिफ्ट हो जाएगी। ये लाइट इस तरह से जाएगी। इस तरह से जाने का मतलब है ये लाइट पानी में से चलकर एयर में प्रोपिगेट कर गई, मतलब एयर में बाहर निकल जाएगी लाइट। अब यहां से एक और लाइट में इंसिडेंट कराओ इस पानी की सरफेस पर, इस तरह से एक लाइट आए। अब यहां ये कंसीडर कर लेता हूं, अगर इस पॉइंट सोर्स से लाइट यहां पड़ रही थी तब एंगल आई था, अगर यहां लाइट पड़ेगी तो एंगल ये वाला आई पहले वाले आई से ज्यादा होगा या कम, ग्रेटर होगा ना। तो अब ये कंसीडर कर लेते हैं ये एंगल सी के बराबर है। अब यहां अगर एंगल सी के बराबर है तो ये प्लेन सरफेस के पैरेलल ऐसे चल जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। लेकिन हम ये कहेंगे अभी भी लाइट वाटर से एयर में एंटर कर गई, मतलब लाइट का रिफ्रैक्शन हो गया। अब जैसे ये वाला पॉइंट मैंने कंसीडर किया, अब अगर इस पॉइंट सोर्स से कोई भी लाइट में इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में इंसिडेंट कराऊं, तो अगर कोई लाइट इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में ऐसे इंसिडेंट होगी, तो इस वाली लाइट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से ज्यादा ही होगा। यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस सी के बराबर है। अब हल्का सा भी इधर पॉइंट कंसीडर करूंगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से ज्यादा होगा, तो ये लाइट इस तरह से टीआईआर हो जाएगा इसका, तो लाइट का इस तरह से टीआईआर होगा। तो बेसिकली यहां हम ये कह सकते हैं इस ए पॉइंट के उधर जितनी भी लाइट पड़ेगी सबका टीआईआर होगा, और सारी लाइट पानी की सरफेस से टकराकर वापस लौट जाएगी, हवा में एंटर नहीं करेगी। तो हवा में जो लाइट जा रही है वो कौन सी जा रही है, जैसे मान लो इसको सी पॉइंट है, ऑब्जेक्ट के ठीक ऊपर सी पॉइंट हमने कंसीडर करा। अब ए पॉइंट हमने वहां लिया जहां एंगल ऑफ इंसिडेंस सी के बराबर था, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर में कंसीडर करता हूं। अब इसको सेंटर मानकर अगर हम पानी की सरफेस पर स्मॉल आर रेडियस का एक इमेजिनरी सर्कल बनाएं, तो वो इमेजिनरी सर्कल कैसे बनेगा, पानी की सरफेस पर ये एक इमेजिनरी सर्कल बन जाएगा इस तरह से। अब ये पानी की सरफेस पर जो इमेजिनरी सर्कल बना है, मैं ये कह सकता हूं इस सोर्स से निकलने वाली लाइट जो इस सर्कल के अंदर अंदर पानी की सरफेस पर टकराएगी, उन सब के लिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सी के बराबर या उससे कम होगा, उसका टीआईआर नहीं होगा। तो पानी की सरफेस पर इस सर्कल के अंदर अंदर वाली लाइट रिफ्रैक्शन के बाद एयर में जाएगी, और जो इस सर्कल के बाहर पानी की सरफेस से टकराई उसका टीआईआर हो जाएगा। तो ये जो पानी की सरफेस पर हमने इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ किया है, इस सर्कल को ही बोलते हैं
सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। इसमें से लाइट बाहर निकलेगी, इसमें से लाइट रिफ्रैक्ट होगी, और जो लाइट इस इमेजिनरी सर्कल के बाहर किसी पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है तो उसका TIR हो जाएगा। अब हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इस सर्कल की रेडियस को निकालने के होते हैं। अब सर्कल की रेडियस कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। तो सर्कल की रेडियस को निकालने के लिए मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं। यह हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया सर्कल की रेडियस को निकालने के लिए। अब देखो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल C के बराबर है और ये हाइट h है और ये हमने रेडियस r कंसीडर की है। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं tan C का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो tan C इज इक्वल टू क्या होगा, इस ट्रायंगल में हम tan C का फॉर्मूला यूज करते हैं तो tan C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन, तो C जो एंगल है उसकी सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है वो रेडियस के बराबर है, और जो इसके साथ वाली साइड होती है 90 डिग्री के साथ वो बेस होती है वो h के इक्वल है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू क्या आ गई, r इज इक्वल टू आंसर आ गया h tan C। तो ये सर्कल की रेडियस को निकालने का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है। इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हमें सर्कल की रेडियस निकालनी होती है, इस फॉर्मूले से हम आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो सर्कल की रेडियस आ गई तो इस सर्कल का एरिया भी आ जाएगा। सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल का अगर एरिया निकालें तो अब देखिए सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर के बराबर। इस फॉर्मूले से हम सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो सर्कल का एरिया तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके अलावा इसमें क्वेश्चन में h दे रखा होता है लेकिन क्रिटिकल एंगल सीधा क्वेश्चन में नहीं देता, तो क्रिटिकल एंगल को निकालने का फॉर्मूला हमने ये डिस्कस किया था, sin c इज इक्वल टू म्यू r अपॉन म्यू डेंसर। अब इस इक्वेशन से हम म्यू आर और म्यू डेंसर दे रखे होंगे, इसको यहां रखकर हम क्रिटिकल एंगल निकालकर इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। अब जैसे इस पर एग्जांपल मान लो ये एयर वाटर कॉम्बिनेशन हो, अगर ये एयर वाटर कॉम्बिनेशन होगा तो इसका मतलब रेयर मीडियम तो 1 है और डेंसर मीडियम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो यहां से sin c किसके इक्वल आया, 3/4। अब sin c अगर 3/4 आएगा तो इससे हमें यहां रेडियस निकालने के लिए tan c निकालना होगा। जनरली यहां से sin c कैलकुलेट होगा, म्यू आर और म्यू डी दे रखे होंगे, तो अब इससे कैसे निकालेंगे, तो tan c की वैल्यू आने के बाद हम देखो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये c है तो tan c ये 3 होगा ये 4, तो अब ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट 7 आया ना ये। अब यहां इस ट्रायंगल से tan c की वैल्यू क्या आएगी, 3 डिवाइडेड बाई रूट 7। ये tan c की वैल्यू आ गई। हाइट जो भी क्वेश्चन में दे रखी होगी वह यहां रखकर हम रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे उस सर्कल की। तो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का मतलब है, क्लियर हुआ। अब इन पर एग्जांपल, now देखो क्वेश्चन, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाफ ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, I का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, R का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और म्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, म्यू का मतलब है डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम का। तो वी वांट टू कैलकुलेट एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, कितना होगा, अब देखो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए सॉल्यूशन, देखिए यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्वेश्चन में लेस देन दे रखा है ना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से,
और लाइट डेंसर मीडियम में एंगल कम बनाती है, तो इसका मतलब ये इंसिडेंट एंगल कौन से मीडियम में है, डेंसर मीडियम में, और यह रेयर मीडियम में, यही मतलब हुआ। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस इस मीडियम में है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी कहलाएगा और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर कहलाएगा। अब हम क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ क्या है, म्यू डी इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन आर। अब देखो मुझे इससे क्वेश्चन में आई निकालना है, तो आर की वैल्यू यहां से इसमें रख दें और इस म्यू आर को इधर ले गए, तो म्यू डी अपॉन म्यू आर इंटू साइन आई इज इक्वल टू आर की वैल्यू रखी यहां पर 2i। ये एक्सप्रेशन आया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए इसकी जगह तो म्यू लिख देते हैं, ये म्यू लिख दिया, म्यू इंटू साइन आई। अब इसको सॉल्व करना है तो साइन 2i को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर ले, तो साइन 2i इज इक्वल टू ये लिखा जा सकता है 2 sin i cos i। अब इसको सॉल्व करने के लिए साइन i से साइन i कैंसिल, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा था, अब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन आर, तो यहाँ आई ग्रेटर देन आर से, और आई एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर रिफ्रैक्शन से ज्यादा है तो एंगल ज्यादा हमेशा रेयर मीडियम में होता है, तो इसका मतलब इंसिडेंट है अब रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर है, आई ग्रेटर देन आर है तो, और आर जो है कम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब इसमें हम वापस स्नेल्स लॉ लगाएंगे, इक्वेशन क्या होगी, म्यू आर इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू डी इंटू साइन आर। अब देखो दोनों में डिफरेंस, पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था तो यहां मैंने आई के साथ म्यू डी लिखा था, आई के साथ म्यू डी से मल्टीप्लाई किया था, म्यू आर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बेसिक डिफरेंस है इस क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व करने के लिए वापस इसमें से r को एलिमिनेट करें और r की वैल्यू यहां से अब क्या आएगी, i/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए साइन a के को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है 2 sin, और इसकी जगह म्यू लिख सकते हैं, अब देखिए इसमें sin i/2 से sin i/2 कैंसिल, तो cos i/2 इज इक्वल टू μ/2, ये एक्सप्रेशन आया। अब इसको हम ये लिख सकते हैं i/2 इज इक्वल टू cos इनवर्स μ/2, तो i इज इक्वल टू आंसर होगा 2 cos इनवर्स μ/2। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। Now optical fiber, it is a
ट्रांसपेरेंट लॉन्ग इट इज ए ट्रांसपेरेंट सिलेंड्रिकल लॉन्ग ट्यूब। जो हमारा सिलेंडर होता है उस तरह की होती है ट्रांसपेरेंट मेटेरियल। नाउ ये इसकी डेफिनेशन है, इट इज ए ट्रांसपेरेंट लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब। देखिए जैसे ये पेन है, ये सिलेंड्रिकल है, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए रेडियस के रेस्पेक्ट में। पहली चीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मतलब इसमें से लाइट आर पार हो जाए, इस तरह से लाइट क्रॉस कर जाए, उसको हम ट्रांसपेरेंट शीट कहते हैं। अब यहाँ ये सिलेंड्रिकल रोड जो है, सिलेंडर में तीन सरफेसेस होती है, एक तो एक कर्व सरफेस, एक ये प्लेन सरफेस और एक और ये प्लेन सरफेस। ये है सिलेंड्रिकल रोड है। अब इस सिलेंड्रिकल रोड को सामने से अगर आप देखोगे तो इसका डायग्राम तो कुछ इस तरह से आएगा। ये सिलेंड्रिकल रोड है, ठीक है। अब ये सिलेंड्रिकल रोड की प्लेन सरफेस है। इस सिलेंड्रिकल रोड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मटेरियल की बनी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कंसीडर करता हूं, और ये सिलेंड्रिकल रोड ऐसे हवा में रखी है तो इसके सब तरफ एयर है मीडियम, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 के बराबर ले सकते हैं। इस तरफ सब तरफ रिफ्रैक्टिव मीडियम कौन सा है? एयर है। अब हम ये कंसीडर करते हैं ये जो प्लेन सरफेस है। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर का यूज टेलीफोन लाइनिंग में होता है। हम जो टेलीफोन में कनेक्शन देखते हैं तो जो हमारे सिग्नल भेजे जाते हैं इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह तक कम्युनिकेशन किया जाता है। तो कम्युनिकेशन नेटवर्किंग में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अब यहाँ ये जो प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस पर हम मान लो कोई लाइट इंसिडेंट कराते हैं इस तरह से, इस प्लेन सरफेस पर ये लाइट इंसिडेंट हुई। अब यहाँ प्लेन सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होगी तो ये एयर और ये मीडियम, तो यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, ये इसका नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन है, और नॉर्मल के साथ ये जो एंगल होगा इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। तो यहाँ लाइट जिस एंगल पर इंसिडेंट हो रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के बराबर है। अब ये बताओ इस पॉइंट पर लाइट का टीआईआर होना पॉसिबल है या नहीं? इंसिडेंट रे कौन से मीडियम में? अभी रेयर में या डेंसर में? हवा रेयर मीडियम है या ये रेयर मीडियम है? एयर रेयर मीडियम है। तो इंसिडेंट लाइट रेयर मीडियम है तो इस पॉइंट पर टीआईआर होना पॉसिबल नहीं है, और टीआईआर नहीं होने का मतलब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। तो यहां से रिफ्रैक्शन के बाद लाइट मान लो ऐसे रही, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर के बराबर है, हमने कंसीडर करा। अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर के बराबर है तो यहां अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी? 1 * sin I = μ * sin R। ये स्नेल्स लॉ से इक्वेशन बन गई। अब यहां जब ये लाइट इंसिडेंट होगी, इस दूसरे पॉइंट पर लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई तो इस कर्व सरफेस का नॉर्मल ये होगा, और कर्व सरफेस का नॉर्मल यहां से जो एंगल बना रहा है इस एंगल को मैं थीटा के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब इस बी पॉइंट पर यहां जो कर्व सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है सिलेंडर की, इस सिलेंडर की कर्व सरफेस के बी पॉइंट पर टीआईआर होना पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है ना। इस वाले पॉइंट के लिए इंसिडेंट रे ये है, और इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम में, जबकि रिफ्रैक्टेड रे जो है अगर रिफ्लेक्ट होगी तो एयर में जाएगी, तो यहाँ टीआईआर होना पॉसिबल है। अब मान लेते हैं यहाँ लाइट का टीआईआर हो रहा है, इसका मतलब लाइट ऐसे जाएगी। अगर इस बी पॉइंट पर टीआईआर हो जाए, और ऑप्टिकल फाइबर का हमारा पर्पस ही यही होता है कि प्लेन सरफेस पर तो लाइट का रिफ्रैक्शन हो और इसकी कर्व सरफेस के हर पॉइंट पर लाइट का टीआईआर हो। अब यहाँ इस बी पॉइंट पर टीआईआर होने की कंडीशन क्या है? थीटा शुड बी ग्रेटर देन सी। थीटा की वैल्यू सी से ज्यादा होनी चाहिए। अब थीटा की वैल्यू सी से ज्यादा होनी चाहिए तो हम ये कह सकते हैं थीटा की मिनिमम वैल्यू सी के बराबर हो। अगर मैं इस बी पॉइंट पर टीआईआर चाहता हूं तो यहां पर थीटा की जो कम से कम वैल्यू हो ना वो भी सी से बड़ी होनी चाहिए। तो जस्ट सी से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू हम सी के बराबर ले सकते हैं। तो अब यहां पर टीआईआर होने के लिए थीटा की
वैल्यू सी से बड़ी होनी चाहिए। अब देखो इस लाइन को अगर ऐसे बढ़ाएं तो ये एंगल 90 है। अब ट्राइंगल के इन तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ये 90 है ही, तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, r प्लस थीटा मिनिमम इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जब थीटा मिनिमम होगा तो r मैक्सिमम होगा, तो r अगर मैक्सिमम है तो i भी मैक्सिमम होगा। तो बेसिकली हम ये निकाल रहे हैं कि यहां से अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो इस पॉइंट पर लाइट का TIR होने के लिए, इस B पॉइंट पर TIR होने के लिए I की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। हमारा क्वेश्चन, हमारा पर्पस ये है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ I सो दैट TIR विल अकर एट पॉइंट B। B पॉइंट पर TIR होने के लिए I की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, ठीक है। अब उसको निकालने के लिए थीटा की मिनिमम वैल्यू C के बराबर है, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 माइनस C के इक्वल। अब ये R की वैल्यू यहां रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो क्या इक्वेशन बनेगी, sin I इज इक्वल टू म्यू इनटू आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन मैंने कैसे की, यहां से इस इक्वेशन r की वैल्यू रखी 90 माइनस c, ये एक्सप्रेशन आया, इसको हम cos c लिख सकते हैं, cos c को अंडर रूट 1 माइनस, और sin c का फॉर्मूला तो होता है ना क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला 1 बाई म्यू, तो वो लिखा। अब इसमें एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो sin I की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, और इस वैल्यू को na भी कहते हैं। और इस na का मतलब है न्यूमेरिकल एपरेचर, इसको न्यूमेरिकल एपरेचर कहते हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर हम जैसे बाजार में खरीदने जाते हैं तो दुकानदार को हमें क्या बोलना होता है, तो उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी डिसाइड कर रखी है और वो कहलाता है Na, कि भाई हमें Na की ये वैल्यू चाहिए, मतलब ऑप्टिकल फाइबर का मटेरियल ऐसा हो, ये Na की वैल्यू मटेरियल म्यू पर डिपेंड कर रही है, अलग अलग मटेरियल का म्यू अलग अलग होता है, तो sin I मतलब Na की वैल्यू केवल मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो कौन सा मटेरियल हमें लेना है वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो I की इससे ज्यादा वैल्यू होगी तो फिर उस कर्व सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाएगा, TIR नहीं होगा। तो हमें जितना Na चाहिए होता है, Na ज्यादा होने से लाइट का TIR होता है, तो Na की वैल्यू एक पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए हमारी रिक्वायरमेंट के लिए। तो ये न्यूमेरिकल अपर्चर का मतलब है। आप देखो हमारा क्वेश्चन यह है, ये मान लो एक फिश एक्वेरियम है ना, और इस फिश एक्वेरियम की लेंथ कितनी है ये हमें कैलकुलेट करनी है। इस फिश एक्वेरियम के अंदर पानी भरा हुआ है, पानी का इफेक्टिव इंडेक्स 4/3 के बराबर है। इस फिश एक्वेरियम के अंदर यहाँ एक फिश है, यहाँ पर एक फिश है, और फिश को हम ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, और इस फिश को एक पर्सन इधर से देखता है, O1 पर्सन इधर से देखता है, और O2 पर्सन इधर से देखता है। तो इधर से देखने वाले पर्सन को ये फिश इस दीवार से जितनी डिस्टेंस पर है, मान लो दीवार से ये वाली डिस्टेंस कुछ है a के बराबर है ना, ये डिस्टेंस है b के बराबर। अब ये जो फिश है इस वाली वॉल से a पर है, लेकिन यहां से अगर कोई ऑब्जर्वर देखेगा
तो उसको ये फिश नजर नहीं आएगी, उसकी इमेज नजर आएगी। तो इसकी जो इमेज बनी वो इस दीवार से 4 सेंटीमीटर पर ऑब्जर्व हुई। इधर वाले ऑब्जर्वर को इस फिश की इमेज 4 सेंटीमीटर पे दिखाई देती है और सेकंड ऑब्जर्वर को फिश की इमेज 7 सेंटीमीटर पे दिखाई देती है। तो हमें इस फिश एक्वेरियम की लेंथ बतानी है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखो, इफ डिस्टेंस of a fish image for observer 1 is 4 centimeter and observer 2 is 7 centimeter, then calculate length of fish aquarium, then calculate length of fish aquarium। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये एक सिंगल फॉर्म, देखो यहां इस फिश को जब इधर से देख रहे हैं तो इस फिश में से निकलने वाली लाइट इधर आएगी और इस AB सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन होने के बाद इसकी आंख में लाइट जाएगी, ठीक है। और अगर हम उस ऑब्जर्वर की बात मानेंगे तो इस फिश में से निकलने वाली लाइट इधर जाएगी और इस CD सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। तो AB सरफेस से अगर हम रिफ्रैक्शन कंसीडर करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग इमेज 4 सेंटीमीटर पे बन रही है और CD सरफेस से कंसीडर करेंगे रिफ्रैक्शन तो 7 सेंटीमीटर पर इमेज बन रही है। तो सबसे पहले AB सरफेस की बात करें। अब देखो AB सरफेस के लिए 4 सेंटीमीटर इमेज की डिस्टेंस दे रखी है, इमेज को हम D2 से बताते हैं तो ये 4 दे रखा है। अब D1 का मतलब तो A है, D1 का मतलब A है। अब यहां से लाइट इधर इंसिडेंट हो रही है तो ये इंसिडेंट रे वाला मीडियम और ये रिफ्रैक्टिंग रे वाला मीडियम, और मान के चलेंगे इधर तो एयर, फिश एक्वेरियम के बाहर तो एयर है। तो अब यहां पर μ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, μ1 आ जाएगा 4/3, μ2 आ जाएगा 1। अब इससे हम D1 निकाल लेते हैं। D1 कितना आएगा, A की वैल्यू क्या आएगी वो कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखो अब इससे इस मामले में रखेंगे D2 की जगह 4 और D1 की जगह A इनटू μ2 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 4/3। तो A इज इक्वल टू आ गया 16/3। ये A की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से हम B की वैल्यू निकालें तो B की वैल्यू को निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाऊंगा। तो B2 वहां से 7 दे रखा है और A की जगह B 1/4/3। तो B की वैल्यू क्या आ गई 28/3। अब दोनों को ऐड कर देंगे वो फिश एक्वेरियम की लेंथ होगी। तो लेंथ ऑफ फिश एक्वेरियम इज इक्वल टू A प्लस B। नाउ तो अपना आंसर ये होगा इस क्वेश्चन का 44/3। थैंक यू।